अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सबका द कश्मीर वाला में और मैं हूं असनबर। नाज़रीन, आप सब जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों से कश्मीर वैली में बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा नमूदार हो रहे हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में डॉक्टर शबनम मशीद, जो कश्मीर की फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है, तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबनम, खैर मकदम है आपका द कश्मीर वाला में। तो मैम, आप भी जानते हैं एज अ डॉक्टर कि अभी कश्मीर की सूरत हाल जो है ब्रेस्ट कैंसर में कितने केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको तफसीलन बताएं कि अभी सूरत हाल कैसी है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आज के दौर में जो है नंबर 1 कैंसर बनता जा रहा है औरतों में ग्लोबली, और यही ट्रेंड हमारे कश्मीर में भी है। अभी पूरे मुल्क में हर साल 2 लाख से ज़ायद औरतों को ये कैंसर हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि 1 लाख के आसपास जाने जा रहे हैं इसकी वजह से। बिकॉज जो 60% औरतें हैं, 60% दीज विमेन आर प्रेजेंटिंग इन स्टेज 3 स्टेज 4, मतलब 60% जो औरतें हमारे पास आएंगी ये या स्टेज 3 स्टेज 4 एडवांस स्टेजेस में होंगी, जो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। अब रीजंस कई सारे हैं। पहले इग्नोरेंस एक हिस्सा है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये लगता है कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो भी हमें हो सकता है। तीसरी वजह ये है कि लोग आना नहीं चाहते सामने, लेकिन लेस देन 1% ही जो है ब्रेस्ट कैंसर वो मर्दों में होता है, उनमें तो बहुत कम। तो 99% ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में होंगे। उसमें औरतें बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं इस ऑर्गन के बारे में बात करने के लिए। बहुत स्टिग्मास हैं, टैबूज हैं, सोशल बहुत सारे हम लोगों ने क्रिएट किए हैं बैरियर्स, और एंड द वांट एंड लैक ऑफ द वीमेन सर्जन आल्सो इज अनदर कॉज। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो है इसकी वजह से लोग आगे नहीं आ रहे। और जो एक कैंसर को हमने डेथ सेंटेंस डिक्लेयर जैसे किया है, और लोग सोचते हैं कि अगर हम डिस्कस करेंगे, हम डायग्नोज होंगे तो दैट इज एंड ऑफ द लाइफ। इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ। ये जानना चाहेंगे कि ये एज ग्रुप जो है, कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, और क्या सिम्टम्स होते हैं कि एक औरत को या एक लड़की को पता चलता है कि मुझे चेकअप के लिए जाना चाहिए। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है उसमें कॉमनेस्ट कैंसर है ये। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हमारी 20s में स्टार्ट होकर 65 तक चलती है, बट जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना इस कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। तो वेस्टर्न पॉपुलेशन में 50 के बाद में ज़्यादा रिस्क हो जाता है, हमारी पॉपुलेशन में 40 के बाद में ही रिस्क ज़्यादा हो रहा है। 10 साल पहले हमारी पॉपुलेशन पे कैंसर स्ट्राइक करता है। बट हैविंग सेड दैट, एज अगेन इज नो बार। हम लोगों ने एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनको टीन्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, और 3-4 साल के बच्चे भी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो अलर्ट रहना हर लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं अब हम सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स बहुत सटल भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी हमारे पास जो औरतें आती हैं वो ब्रेस्ट पेन लेके शिकायत आती हैं, बट यूजुअली कैंसर्स में ब्रेस्ट पेन जो है लास्ट स्टेज में आता है। ब्रेस्ट पेन इज अ वेरी नॉर्मल फेनोमेनन इन ब्रेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हार्मोनल ऑर्गन है तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हार्मोन की उसमें पेन दे सकती हैं। पर अगर कोई लंप है ब्रेस्ट में वो नहीं जा रहा है तो उसको वैलिडेट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट साइन हो सकता है। 70% ब्रेस्ट लम्प्स जो होंगे वो नॉन कैंसरस होंगे, लेकिन वो 25 से 30% कौन से कैंसर्स हैं, कौन से लम्प्स कैंसरस हैं, उसके लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी किस्म की रेडनेस हो रही है, नहीं जा रही है, अगर निपल में कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई भी थिकनेस स्किन में लगती है, अनफॉर्चुनेटली थिकनेस और स्किन चेंजेस बहुत लेट स्टेजेस होते हैं, पर अगर ऐसा कुछ है तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आर्मपिट में बगल में जो है कोई गांठ है ऐसी जो नहीं जा रही है, उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी किस्म का निपल डिस्चार्ज, स्पेशली अगर एक ही साइड से हो रहा है, या ब्लड स्टेन है, या क्लियर है, कोई भी है, एक डक्ट से एक ही साइड से हो रहा है, तो वो एक अर्ली सटल साइन हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ऐसा कोई भी साइन या सिम्टम है तो स्पेशलिस्ट के पास जाके एग्जामिन कराना बहुत ज़रूरी है। मैम, एक बात है कि देखिए, जब भी कोई किसी को पता चलता है कि कैंसर है तो हम ये दिमाग में बनाते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। तो ये बताइए कि कश्मीर में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट्स है यहाँ पर, वो बता दीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को लगता है कि कैंसर मतलब ख़त्म, सब एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, बट ऐसा नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट आजकल का लास्ट 20 ईयर्स में इतना ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है कि आज के दौर में हम लोग कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम टेलर मेकिंग कहते हैं, प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो इवन स्टेज 4 तक का हमारे पास में अभी, अगर लिमिटेड स्टेज 4 है जिसको हम ओलेगोमेटास्टेसिस कहते हैं, बहुत लिमिटेड स्प्रेड है, उसमें भी हमारा इंटेंशन टू क्योर रहता है। और सेकंड जो हमने तरक्की करी है इतने सालों में वो ये है कि सबसे बड़ा डर औरतों को रहता है कि अगर हम कैंसर के इलाज के लिए जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के, तो हमारा ऑर्गन जो है वो रिमूव किया जाएगा, ब्रेस्ट रिमूवल होगा। हर मुमकिन कोशिश होती है आज के दौर में कि हम टारगेटेड थेरेपीज दें, कीमोथेरेपीज दें, डाउन स्टेज करें, डाउन साइज करें, और ब्रेस्ट को बचाएं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज करें।
हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बहुत बढ़िया हो रही है, कीमोथेरेपीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, सर्जरीज, हर कोई जो फैसिलिटी है हम लोग यहाँ पे मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैम अभी के दौर में हम ज़्यादा देख रहे हैं कि जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो क्या वजूहात है? देखिए, जो नंबर्स हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं उनकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि ट्रू इंसिडेंस जो है केसेस का वो भी बढ़ रहा है, और दूसरा ये थोड़ी सी अलर्टनेस बढ़ रही है लोगों में। तो उससे क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी हम लोग ज़्यादा डायग्नोज कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं सामने। पहले के जितना नहीं है इग्नोरेंस, लेकिन जितना होना चाहिए अवेयरनेस उतना भी नहीं है, पर बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से नंबर्स डिटेक्शन के भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स होंगे ब्रेस्ट कैंसर के जिनको हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहेंगे, रिस्क फैक्टर्स, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होंगे। नॉन मॉडिफाइबल जिनमें आपको कोई रोल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो इनहेरेंटली आप में है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, 50 से ज़्यादा हैं आप, या आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, गॉड फॉरबिड, किसी की भी फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है किसी को, अगर एक रिश्तेदार को है तो रिस्क डबल हो जाएगा नज़दीकी रिश्तेदार को, जैसे माँ है, बहन है, बच्ची है। और अगर 2 से ज़्यादा लोगों को है फैमिली में क्लोज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को 3 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। पर हैविंग सेड दैट 90% औरतें जो होंगी उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन अगर है तो ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा जो और फैक्टर्स हैं, जैसे हम किस एथनिसिटी से हैं, कुछ ब्लैक अमेरिकन वुमेन हैं, एश्केनाजीज हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग का एजवाल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, इनके इनहेरेंटली ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। स्पेशली जब कंसाइगुइनस मैरिजेस होती हैं तो वो जीन एम्पलीफाई हो जाता है वहाँ पर। कुछ है मॉडिफाइबल फैक्टर जिसमें हमारा रोल रहता है। अब नॉन मॉडिफाइबल में हमारा, जैसे अगर किसी के पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हुए, फिर किसी के पीरियड्स बहुत लास्ट में ख़त्म हुए, तो रिप्रोडक्टिव जो टाइम पीरियड था वो लंबा था, उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ब्रेस्ट की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे ब्रेस्ट कैंसर होने के। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि अगर और थोड़ा लंबी है तो उसमें स्लाइटली इंक्रीज रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। जो मॉडिफाई कर सकते हैं फैक्टर्स, वहीं स्मोकिंग बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, एग्रेशन ट्यूमर का बढ़ जाता है, अल्कोहल, हमारी एक्टिविटी, बहुत मिनिमल लोगों को ये पता है कि अगर हम फिजिकली बहुत सेडेंटरी रहेंगे, एक्टिविटी नहीं रखेंगे, तो इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेनी कैंसर्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर्स। हमारा बॉडी वेट, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि अगर हम लोगों का वजन बढ़ जाए तो हमारे चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा हैं। स्पेशली अगर मेनोपॉज हो गया हो, उसके बाद में आपका वजन ज़्यादा है तो आपका पेरिफेरल फैट एस्ट्रोजन की तरह ही काम करके फ्यूल बनेगा उस कैंसर के। इसी तरह अगर डिलेड मैरिज होती है किसी वजह से, और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो डिले हो जाती है, उससे चांसेस जो हैं इंक्रीज हो सकते हैं इसके। इसी तरह अगर हम पीरियड्स किसी के बहुत जल्दी ओवेरियन फेलियर हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, उनका मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज हुआ, तो उसमें अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने दी तो चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर हमने, बहुत कंट्रोवर्सीज रही हैं उसके अराउंड, पर अगर वो आपने बहुत लंबे अरसे तक लिया और फिर बहुत सालों तक लिया, उसके बाद एक स्लाइट क्यूमुलेटिव रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई औरत ने, ये सबसे बड़ा जो है डिफेंस है। अगर आपने एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कराई तो स्लाइटली रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का कम हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, हमने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिन्होंने 15 साल में शादी की, 5-5, 6-6 बच्चे थे, 3-3, 4-4 साल तक दूध भी दिया, लेकिन तब भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो एक सिंगल फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। बहुत सारे फैक्टर्स, हमारे इनहेरेंट टेंडेंसी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे इन सब का इंटरप्ले है विच डिटरमाइंस कि हमें ब्रेस्ट कैंसर होगा या नहीं। मैम हमारे काफ़ी सवाल रहेगा कि कैसे अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे प्रोग्राम्स होने चाहिए इस रिलेटेड, ताकि हमारे स्कूल, जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं उनको ये ख्याल रहे, कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं वो घर पे ये सब चीज़ें डिस्कस कर पाए अपनी मदर्स के साथ, अपनी मासियों के साथ, अपनी नानियों के साथ, कि ऐसे भी मसले हैं। सबसे पहला काम जो हमें सोसाइटी में करना होगा, सेंसिटाइज करना होगा सोसाइटी को दैट हेल्थ ऑफ दिस वुमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फैमिली। क्योंकि अगर इसको कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द स्पाउस जिसके लिए सारा काम कर रही होती है, पेरेंट्स या इन-लॉज या बच्चे, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कौम में, हमारी सोसाइटी में, हमारे रीजन्स में औरतें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती हैं और इमोशनली डिपेंडेंट रहती हैं, फिजिकली डिपेंडेंट रहती हैं, और तीनों चीज़ें जो हैं उसमें जो है उनकी हेल्थ सफ़र इसलिए करती है क्योंकि उनकी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस भी यूजुअली, सिंस इट्स अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी, तो फैमिली के मर्द लेते हैं। तो वो लोग डायरेक्टली, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली उठ के अपने ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं आ पाते हैं, स्क्रीनिंग्स के लिए नहीं आ पाते हैं, इवन इसके लिए नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम उन तक किसी ज़रिए से पहुँचें, तो आउटरीच प्रोग्राम्स करें, स्क्रीनिंग्स के लिए कैंप्स लगाएं, अवेयरनेस के लिए टॉक्स करें। आई स्टार्टेड माई कैंसर अवेयरनेस ड्राइव इन 2017
डिफरेंस टीम है, अब यहाँ पे एक्सटेंड किया है ये सोच के कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके ये तालीम देते हैं तो हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि जब हमने एजुकेटेड लॉट को किया, ये इट वोंट स्टॉप देयर, इट विल स्प्रेड, द वर्ड विल स्प्रेड एंड इट विल मैग्नीफाई। तो वो लोग जाके घर पे बात करेंगे, अपनी माओ को सिखाएंगे, बहनों को सिखाएंगे, अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे डालेंगे, एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी अगर आप पास ऑन करते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। सो वी शुड यूज सोशल मीडिया फॉर पावरफुल थिंग्स। तो अगर छोटा सा अपना ग्रुप है उनका, अपनी सहेलियों में जाके बात करी उन्होंने, कजन्स में जाके बात करी उन्होंने, तो ये वर्ड जो है स्प्रेड होता जाता है, दूसरे बंदे को क्यूरियोसिटी होती है। इसी तरह अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाके स्क्रीनिंग्स करना, अर्ली डिटेक्शन की इंपॉर्टेंस बताना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही तरीके हैं स्पेशली स्टिग्मा को सोसाइटी से निकालने के लिए। जितना हम इस बात को उछालेंगे, इसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, लोगों को ज़्यादा सेंसिटाइज करेंगे, उनका जो एक इनहिबिशन है, एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, वो ख़त्म होगा और वो धीरे धीरे बाहर आके अपने कोकून से इस बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया मैम, आपसे जो हम भी इंफॉर्मेशन चाहते थे वो हमें तफसीलन मिल गई।